चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो आज का हमारा जो वीडियो है ये स्पेशली DSSB के लिए है। और वैसे क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए गए हैं जो DSSB के प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं। तो आप हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट मिले। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्सेशन प्रोसेस। पूछा रहा वो कौन सा फैक्टर है जो फिक्सेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है। तो यहाँ जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, टेम्परेचर, ड्यूरेशन, बफर पीएच, ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो फिक्सेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, यदि हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, यदि ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो उससे जो टिश्यू प्रोसेसिंग है तो उसमें उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यदि हम ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं तो यदि हम लॉन्गर वेट करेंगे तो उस वजह से क्या होगा, सेल ऑर्गेनल जो होंगे वो लॉस्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियर सिंकेज हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम आ जाएगी। पीएच 6 to 8 ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच होता है और जो कमर्शियल फॉर्मलिन हम इस्तेमाल करते हैं उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अरेंजमेंट ऑफ कोकाई इन क्लस्टर इज नोन एज। यदि कोकाई को क्लस्टर के फॉर्म में रखेंगे उसको हम लोग अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे। तो आप सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए, जो कोकाई है वो सर्कुलर शेप में होता है और क्लस्टर यदि बोल रहे हैं तो ये गुच्छे के शेप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, ये क्लस्टर के फॉर्म में होगा और स्टेप्टोकोकाई जो होता है वो चैन के फॉर्म में होता है। तो यदि आप अब देख सकते हो जो सर्कुलर पार्ट है वो चैन के फॉर्म में ये अरेंज होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेन यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी है उसको हम लोग डिटेक्ट करने के लिए कौन सा स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अल्बर्ट स्टेन। ठीक है, अल्बर्ट स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। और जो कॉर्निबैक्टीरियम है उसको हम लोग और दूसरे किस नाम से, यदि हम बात करें किस नाम से जानते हैं, तो क्लेब्स बैसिलस। ठीक है, इस नाम से हम इसको कॉर्निबैक्टीरियम को जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अल्बर्ट स्टेन है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं कॉर्निबैक्टीरियम में उसको हम लोग इस स्टेन के हेल्प से डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, यदि पूछा जाए कि जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हैं वो किस कलर के दिखेंगे, तो वो पर्पल ब्लैक कलर का दिखता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि पर्पल ब्लैक कलर जो है वो मेटाक्रोमेटिक जो ग्रेन्यूल्स हैं वो पर्पल ब्लैक कलर के दिखते हैं। और साथ में यदि हमसे पूछा जाए कि जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा दिखेगा, तो साइटोप्लाज्म जो है वो दिखेगा हमारा लाइट ग्रीन कलर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द फ्लोइंग इज अ सल्फर कंटेनिंग एसेंशियल अमीनो एसिड। तो सल्फर कंटेनिंग एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट मेथायोनिन। जो मेथायोनिन है ये एसेंशियल अमीनो एसिड है और ये प्राइमरी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है जो कि मैमल्स में पाया जाता है। और यदि हमको ये पूछा जाए कि इसको हम लोग ऑब्टेन कैसे करेंगे, तो डायरेक्टरी इनटेक के थ्रू जो है हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। और बाद बाकी जो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट है ये दोनों जो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फ्लोइंग इज वन एग्जांपल ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 वैलिन। वैलिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, एलेनिन, ये सारे जो हैं ये आपके क्या हैं, जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है उसके कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो आपको ये जो चार्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हो कौन से एसेंशियल हैं कौन से अनएसेंशियल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। व्हाट इज द सुटेबल टाइमिंग फॉर स्टरलाइजेशन बाय यूजिंग हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन के थ्रू जो है हम लोग कितने टाइम में स्टरलाइज करेंगे, सुटेबल टाइमिंग क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1 आवर एट 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यदि हम बात कर लेते हैं इसमें टाइमिंग के ऊपर नीचे, हम यदि हम टेम्परेचर को भी ऊपर नीचे करें तो उसमें टाइमिंग का क्या फर्क पड़ेगा। तो यदि हम लोग 170 डिग्री सेल्सियस पे यदि हम स्टरलाइज करेंगे हॉट एयर ओवन में तो वो 30 मिनट में स्टरलाइज हो जाएगा।
ठीक है। और वहीं 150 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो 150 मिनट उसमें टाइम लग जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेपर फिक्सेटिव यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी। कौन से वेपर फिक्सेटिव का इस्तेमाल हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ग्लूटल्डिहाइड, ये सारे का इस्तेमाल जो है एज ए वेपर फिक्सेटिव हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में किया जाता है। उसमें से जो फॉर्मल्डिहाइड है इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है एज ए वेपर फिक्सेटिव हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में। जो वेपर फिक्सेटिव होते हैं वो जो हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी, ये दोनों में जो है ये हमारे फॉर्मल्डिहाइड जो है वो फिक्सेटिव के रूप में हम इसका काम लेते हैं। ठीक है, जो फॉर्मल्डिहाइड जो वेपर होते हैं वो जनरेट कैसे होते हैं, यदि ये क्वेश्चन कभी अराइज हो जाए तो जो पारा फॉर्मल्डिहाइड होते हैं उसको जब हम हीट करेंगे तो वहां पे फॉर्मल्डिहाइड वेपर जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, उसको हीट करने के बाद जो है फॉर्मल्डिहाइड वेपर जनरेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम मे बी ड्यू टू। जो प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम है वो किसके वजह से होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि यहाँ पे आपको जितने भी दिख रहे हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट फंक्शन है, वॉन विब्रांट डिजीज है, इन सारे कंडीशन में जो ब्लीडिंग टाइम है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Question number 9. The normal blood coagulation system consists of cascade of activation of coagulation factor. पूछा जो नॉर्मल ब्लड कोगुलेशन सिस्टम है उसमें कास्केड कितने होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 13 कास्केड होते हैं। मैं आपको ये चार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसमें देख सकते हो जो कोगुलेशन कास्केड है वो उसकी संख्या देख सकते हो आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नॉर्मल रेंज पूछा जा रहा है सीरम एल्ब्यूमिन का, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, 3.5 टू 5.0 ग्राम पर डीएल। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी आसान सा ये क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द फ्लैश एंड होल्डर मेथड आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ। फ्लैश एंड होल्डर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है कौन से प्रोसेस में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, पेस्टराइजेशन। पेस्टराइजेशन प्रोसेस में हम लोग फ्लैश एंड होल्डर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक लीवर एंजाइम। आपको पूछा रहा है इसमें जो दिए गए हैं उसमें से स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक लीवर एंजाइम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलानिन एमिनो ट्रांसफेरेज। जो एलानिन एमिनो ट्रांसफेरेज है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एमिनो ट्रांसफेरेज का स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, आप वो देख लेना, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलानिन एमिनो ट्रांसफेरेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, which method of sterilization is used to remove out from heat level liquid। कौन से स्टरलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जो हीट लेवल लिक्विड्स होते हैं उसके लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फिल्ट्रेशन। ठीक है, यानी फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल जो है वो हम लोग करते हैं जो हीट लेवल लिक्विड्स होते हैं उसको स्टरलाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए तो याद रखना है। यदि हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, हीट लेवल लिक्विड्स के बारे में, तो हीट लेवल होता क्या है? तो हीट लेवल जो है कि जो कैपेबल होता है, वन दैट इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग या डिस्ट्रैक्शन व्हेन सब्जेक्टेड टू हीट। ठीक है, यदि हम हीट में सब्जेक्ट करें तो उसके क्या हो जाएंगे? वो चेंज हो जाएंगे या डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हीट लेवल में ये होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी देख लेंगे। तो हीट लेवल समझ में आ गया कि वैसे जो कैपेबल होंगे खुद को चेंज कर लेंगे यदि हम उसके ऊपर हीट सब्जेक्ट करेंगे तो। ठीक है,
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच स्टरलाइजेशन मेथड यूज फॉर सीरम, सीरम के लिए कौन से स्टरलाइजेशन मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सीज फिल्टर। जो सीज फिल्टर है उसका इस्तेमाल किया जाता है सीरम को स्टरलाइज करने के लिए। ठीक है, अब यदि हम लोग बात कर लें इस फिल्टर के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, एक एस्बेस्टोस फिल्टर पैड होता है, जिससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होंगे वो सब भी फिल्टर हो जाएंगे सीरम से। ठीक है, तो सीज फिल्टर में क्या होता है आपको याद रखना है कि इसमें इतना फाइन पोर्स होते हैं एस्बेस्टोस में, जो कि क्या करेंगे, वो जो बैक्टीरिया होंगे उसके भी पैसेज को ये परमिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो याद रखना है। इसका आप डायग्राम देख ही रहे हो, बीच में एक एस्बेस्टस होता है, ऊपर एक चैम्बर होगा जिसमें हम लोग सीएम को डालेंगे, और नीचे क्या होगा, उसके बीच में एक एस्बेस्टस लगा होगा जो कि फिल्टर करेगा, फिल्टर पैड बोल सकते हो उसको आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आज का आखिरी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। CSF इज प्रोड्यूस्ड बाय, पूछा जा रहा है जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कोराइड प्लेक्सस। जो कोराइड प्लेक्सस है इसके द्वारा CSF को प्रोड्यूस किया जाता है। जो कोराइड प्लेक्सस है वो सेक्रेटरी टिश्यू है जो पाया जाता है हमारे जो ब्रेन वेंट्रिकल्स होते हैं वहां पाया जाता है, और उसका मेन फंक्शन क्या है? CSF को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।